डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक लंबे सफर के बाद ज्योग्राफी का सेक्शन खत्म किया है। अब आज के क्लास से हम लोग एक नया विषय लेके चल रहे हैं जीएस में, और वो विषय है इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स। जो इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित सिलेबस आपका यूपीएससी या अन्य सिविल सर्विस में है, उसको दृष्टिगत रख करके ये क्लास शुरू किया जा रहा है। जनरल कॉम्पिटिशन्स में भी आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं और बहुत सारे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अगर इंडियन इकोनॉमिक्स की बात किया जाए तो मुख्य रूप से हम लोगों को जो चीजें पढ़नी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीजें हैं। तो मुख्य बिंदु जो हम लोग को पढ़ना है वो जनसंख्या के बारे में, निर्धनता के बारे में, जो हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन हैं उसके बारे में, जो वर्तमान समय में नीति आयोग है उसके पूर्व में उसका नाम योजना आयोग हुआ करता था, उसके बारे में। उसके अलावा भारतीय कृषि के बारे में, भारतीय उद्योग के बारे में, जो विदेशी व्यापार है उसके बारे में, मुद्रा एवं बैंकिंग इसमें एक बहुत बड़ा सेक्शन है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में अध्ययन के विषय हैं। हम भारतीय अर्थव्यवस्था को इस ढंग से पढ़ना चाहते हैं कि आपको अगर इंडियन इकोनॉमी शब्द आपके पास जाए तो उसके बारे में ऐसा लगे कि हमें हमारे पास पूरी जानकारी है। तो इसलिए हम शुरू करना चाहते हैं बिल्कुल ही आरंभ से, और आरंभ का जो बिंदु बनता है भारतीय अर्थव्यवस्था में वो इसके स्वरूप से, इसके नेचर से, कि आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसका स्वरूप क्या है। तो वर्तमान समय में इसके स्वरूप के बारे में कहा जाता है कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, डेवलपिंग इकोनॉमी है इंडिया की, डेवलप्ड विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि इतने संसाधनों से परिपूर्ण अमेरिका या अन्य विकसित देश जो हैं, किसी विकसित देश के तुलना में तो ज्यादा प्राकृतिक संसाधन या मानव संसाधन हमारे पास है, लेकिन इसके बावजूद भी हम विकसित क्यों नहीं बने? आजादी के इतने लंबे समयों के बाद अभी तक विकासशील पे ही क्यों अटके हुए हैं? या कुछ अर्थशास्त्री तो ऐसे हैं जो आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित, अंडर डेवलप्ड कहते हैं। तो इसके पीछे कॉज क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? छात्रों, इसके पीछे मूलभूत कारण है हमारे देश की 198 वर्षों की परतंत्रता। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों के द्वारा जो लगभग 200 वर्षों तक संचालित किया गया, इस शासन संचालित करने के दौरान जो शोषण किया गया, उस शोषण का प्रभाव अभी तक कितना है, जिसके कारण जो है हमारी देश की अर्थव्यवस्था अभी तक विकसित या डेवलप नहीं बन पाई है। या तो कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार वो अल्प विकसित है, या कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार विकासशील है, यानी अंडर डेवलप्ड है और डेवलपिंग है। क्लियर? तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें भारतीय अर्थव्यवस्था का सांगोपांग जानकारी के लिए जरूरी है कि हम ब्रिटिश प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन को आरंभ करें। क्योंकि वर्तमान समय में जो भारतीय अर्थव्यवस्था प्रदूषित है, दूषित है, या इसका जो विकास पूरी तरीके से बाधित है, तो कहीं ना कहीं इसका जुड़ाव जो है वो 198 या लगभग 200 वर्षों का ब्रिटिश शासन है जो पूर्व में गुजर चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में आज का जो क्लास होगा, ये इसके बाद का जो क्लास होगा 2-3, वो इसी बात पर केंद्रित होगा कि ब्रिटिश शासन के कारण हमारे अर्थव्यवस्था पर क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये हमारे अध्ययन का विषय होगा, और ये कम से कम 2-3 क्लास चलेंगे, तब इसकी पूरी बातें समझ में आएंगी। आज जो हम बिंदु लेकर के आए हैं वह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का उपनिवेशवादी रूप, जो कॉलोनियल शेप था, वो क्या था। अर्थात अंग्रेजों ने
भारत पर 1757 से 1947 के तक जो शासन किया, या उसके पहले 1608 से लेकर के 1757 तक जो व्यापारी के रूप में रहे, तो उनका स्वरूप क्या था हमारे देश में? हमारे देश की अर्थव्यवस्था उससे किस प्रकार प्रभावित हुई? तो इस क्रम में हम पाते हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था का उपनिवेशवादी रूप था, उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करेंगे। वो शब्द है कि ये अल्प विकसित रूप था इसका, यानी अंडर डेवलपिंग था ये। ठीक है। ब्रिटिश शासन जो लगभग 200 वर्षों तक रहा, उस वर्ष में हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो थी, उसका अगर स्वरूप का निर्धारण आप करेंगे तो उसके लिए एक शब्द होगा कि अल्प विकसित, यानी अंडर डेवलप। जब हम अल्प विकसित शब्द कह रहे हैं, अंडर डेवलप शब्द कह रहे हैं, तो पहले आपको इसका अर्थ जानना पड़ेगा। तो आधुनिक युग में अर्थशास्त्रियों ने वैश्विक स्तर पे विभिन्न देशों को उसके प्रति व्यक्ति आय के आधार पर 3 वर्गों में बांटा है। प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश के विकास का नापने का सबसे सर्वोच्च पैमाना है। हम लोग जब अंदर जाएंगे तो आपको प्रति व्यक्ति आय का पूरा विवरण देंगे, हम पढ़ाएंगे, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आज के क्लास में इस अल्प विकसित या अल्प विकास या अंडर डेवलपिंग शब्द को समझने के लिए हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय को थोड़ा सा समझाना चाहते हैं, ताकि इससे कोरिलेट करके आप अल्प विकसित शब्द को समझ जाएंगे। देखिए, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए, प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या होता है कि उस देश में रहने वाला हर व्यक्ति का आय क्या है। तो आय का अर्थ क्या होता है कि वार्षिक आय क्या है, उसका एनुअल इनकम क्या है। अब एनुअल इनकम उस देश के हर नागरिक का कैसे निकाला जाता है? तो उसके निकालने का तरीका यह है कि पहले उस देश का राष्ट्रीय आय निकाला जाता है, नेशनल इनकम निकाला जाता है, जिसको हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, एनएनपी के नाम से जानते हैं। अब जब नेशनल इनकम निकल जाता है तो उसमें उस देश की जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है, और जो भागफल आता है वो भागफल जो है उस देश का पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए, इसमें भी द्वंद्व है कि मान लिया जाए किसी देश का प्रति व्यक्ति आय जो है वो बहुत ज्यादा है, तो इसका अर्थ ये नहीं लगा लीजिए कि वो आय सभी के पास उतना उपलब्ध है। वो एक एवरेज है, एक औसत है, और यहीं पर निर्धारण होता है किसी देश के विकासशील, अल्प विकसित या विकसित का, कि अगर ये आय समान रूप से वितरित है तो ये विकसित होने का प्रमाण है। अगर असमान रूप से विकसित है तो ये आय जो है वो साहब अल्प विकसित भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, कैसे आप मानेंगे कि ये जो प्रति व्यक्ति आय है वो सभी के पास समान रूप से उपलब्ध है? इसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक जारी होता है, मानवीय विकास सूचकांक। और मानवीय विकास सूचकांक जारी करने में 6 डेटा लिए जाते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे शिक्षा लिया जाता है, स्वास्थ्य लिया जाता है, जीवन स्तर के अन्य साधन लिए जाते हैं, और जो कंट्री सभी मापदंडों में ऊंचा होता है उसमें कहा जाता है कि इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ठीक है। तो अब ऐसे परिवेश में देखिए कि खाड़ी के देश के पास तो प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो ऊंचा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां शिक्षा की सुविधा नहीं है, सभी लोगों के पास शिक्षित नहीं है, स्वास्थ्य की वैसी सुविधाएं नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों में उपलब्ध है,
वहां के लोग बीमार पड़ते हैं तो इलाज जाकर दूसरे देशों में कराते हैं, पैसा है उनके पास। तो कहने का अर्थ यह है कि जब प्रति व्यक्ति आय उच्च हो और साथ ही साथ HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी ऊंचा हो, तब वो देश विकसित देश की श्रेणी में आएगा। सिर्फ प्रति व्यक्ति आय उच्च होने से कोई देश विकसित देश की श्रेणी में नहीं आएगा। इसका सबसे जीता जागता प्रमाण कौन है? तो खाड़ी के देश। खाड़ी के देशों के पास प्रति व्यक्ति आय अधिक है, लेकिन इसके बावजूद भी वो या तो विकासशील कहलाते हैं या कुछ देश तो अल्प विकसित कहलाते हैं, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उनका स्थान उच्च नहीं है। तो एक जो द्वंद्व था हमने वो क्लियर किया। अब यहां पर मूल बिंदु पे आते हैं कि चलिए वो अपनी जगह पर है, लेकिन एक बात सत्य है कि जो विकसित, विकासशील और अल्प विकसित का जो वर्गीकरण किया गया है विभिन्न देशों का, उसका आधार सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम है। तो जिसका इनकम $40,000 से ऊपर है प्रति व्यक्ति का, तो वो विकसित देश की श्रेणी में आता है। जिसका 13,000 से $40,000 तक है वो विकासशील देश की श्रेणी में आता है, और जिसका $13,000 से कम है वो अल्प विकसित देश की श्रेणी में आता है। तो ऐसे में वर्तमान समय के आंकड़ों को अगर ब्रिटिश पीरियड पर लागू किया जाए कि उस समय पर कैपिटा इनकम क्या था, तो उस आधार पे हमारे देश का उस समय स्वरूप क्या था? अंडर डेवलप, अल्प विकसित। बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो हमने जो टॉपिक चुना कि भारतीय अर्थव्यवस्था का उपनिवेशवादी रूप यानी शेप यानी नेचर क्या था, तो अल्प विकसित था, अंडर डेवलप था। अब जब ये हेडिंग क्लियर हो गया आपके समझ, तो अब आइए ये कि ये जो अल्प विकसित रूप था तो क्यों था? प्रश्न ये उठता है, वाई। एक क्वेश्चन से राइज होता है कि इसका जो ये अंडर डेवलप्ड रूप था ये क्यों था? तो क्यों पर जब हम आते हैं, जब अर्थशास्त्र की पुस्तकों को उठाते हैं, तो दो प्रकार का वर्ग मिलता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक पाश्चात्य विद्वानों का वर्ग है और एक भारतीय विद्वानों का वर्ग है। और जब तक दोनों का हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे तब तक वस्तु स्थिति की सही जानकारी हमको नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रिटिश पीरियड में या ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकसित होने के पीछे जो कारण बताया जाता है पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों के द्वारा, उसका अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि वो क्या कारण बताते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है नोल्स का। किसका? नोल्स का। उनका कहना है कि जो भारत का धर्म से संबंधित और जो सामाजिक ढांचा था वो यहां के अल्प विकास के लिए जिम्मेदार था। नोल्स कहते हैं कि अंग्रेज का शासन जिम्मेदार नहीं था। भारत ब्रिटिश शासन काल के दौरान अगर अल्प विकसित रहा तो इसके लिए यहां पर जो धार्मिक विश्वास था और जो सामाजिक मान्यताएं थी, ये धार्मिक विश्वास और सामाजिक मान्यताएं जिम्मेदार थी। धार्मिक क्षेत्र में क्या कहते हैं कि धर्म में इतने सारे कर्मकांड, इतने सारे त्योहार मनाए जाते थे यहां कि यहां का लोग अपनी आय का अधिकांश भाग धार्मिक कार्यों में व्यय कर देते थे। जो समय उन्हें विकास के कार्यों में लगाना चाहिए था वो समय वो धार्मिक कार्यों के पूजा पाठ में लगा दिया करते थे। इसलिए ब्रिटिश शासन रहने के बावजूद भी जो है वो भारत एक विकसित देश नहीं बन पाया, जबकि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत को एक विकसित देश बनाना था। सामाजिक क्षेत्र में नोल्स कहते हैं कि समाज में जो जाति व्यवस्था पाई जाती थी वो जाति व्यवस्था में उच्च वर्ण के लोग जो थे वो नीचे वाले वर्ण को विकसित होने देना चाहते ही नहीं थे। वो पूरे समाज को एक सामंतवादी व्यवस्था के अंदर जड़ कर चुके थे और सिर्फ नीचे वाले तबकों का
एक पशुवत व्यवहार के रूप में वो लोग इस्तेमाल करना जानते थे। तो इसलिए ब्रिटिश शासन रहने के बावजूद भी संपूर्ण जनसंख्या का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया। तो जो सोशल डिस्पैरिटी थी, जो सामाजिक असमानता थी, उस सामाजिक असमानता ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित बनाया। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित नहीं बनाया। ये किनका कहना था? नोल्स का कहना था। क्लियर? अब देखिए दूसरा जो है वो वेरा एंस्टेन। कौन है? वेरा एंस्टेन। इन्होंने कहा कि जनसंख्या इतनी अधिक थी कि उसके वजह से विकास बाधित हो गया। इस प्रकार से वेरा एंस्टेन ने बढ़ी हुई जनसंख्या को भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकसित होने का कारण बताया। तीसरे विद्वान है डार्लिंग। इन्होंने भी जनसंख्या वृद्धि को ही कारण बताया। ठीक है। आगे अगला विद्वान है हब्बाकुक। हब्बाकुक ने कहा कि किसी भी देश को विकसित होने के लिए उद्यमी वर्ग का होना बहुत ही जरूरी है। उद्यमी वर्ग किसको बोलते हैं? जो उद्यम या जो उद्योग लगाता है। यहां कोई ऐसा वर्ग ही नहीं था। जितने भी उद्योग लगे हुए थे वे सब के सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगे हुए थे, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का उद्योग जो विश्व में वृहत उद्योग लगने की परंपरा शुरू हुई उसका मुकाबला नहीं कर सके, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित रही। यह हब्बाकुक का कहना है। पहले सबका मत जान लीजिए, उसके बाद देखते हैं कि इसका भारतीय विद्वान खंडन कैसे करते हैं। इसी प्रकार से कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये विद्वानों का एक पूरा वर्ग ही है। इसमें उसके चौथे वॉल्यूम में जो बात लिखी गई है वो ये कि संपन्न वर्ग जो था भारत का वो सट्टाबाज था। ये मानता है कि ब्रिटिश हिस्टोरियन कि भारत में पैसे की कमी नहीं थी, पैसा था भारत में, लेकिन जिनके पास पैसा था वो सट्टेबाज थे। जैसे राजा महाराजा के पैसा था तो वो रेस कोर्स में जुआ खेलते थे, घुड़दौड़ करवाते थे, शिकार में अपना समय व्यतीत करते थे। शिकार खेलने गए तो पूरा आंवला ही गया और उसमें पैसा खर्च हो रहा है। डेवलपिंग वर्ग में राजाओं ने पैसा नहीं लगाया। ये जो जमींदार वर्ग थे उन्होंने पैसा नहीं लगाया। तो जिनके पास पैसा है वो पैसा विकास के कार्यों में नहीं लगा रहा है, तो फिर देश विकसित कहां से बनेगा? इस कारण से जो है भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित रही। अब देखिए कि ये जो उपर्युक्त विचार है, पाश्चात्य विचार, भारतीय अर्थव्यवस्था के कारणों के परिवेश में उसका खंडन किया जाता है कि पाश्चात्य विद्वान जो बात कह रहे हैं वो उचित नहीं है। भारतीय विद्वानों ने इसका जोरदार खंडन किया। जिन लोगों ने खंडन किया वो कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, पहला नाम, ये हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं आप लोग। रमेश चंद्र दत्त थे, दूसरा नाम। तीसरा नाम रजनीपाल दत्त थे, और चौथा नाम वीपी भट्ट। ये सब नाम हमेशा याद रखिएगा। ये चार विद्वान, और ये अभी के नहीं है, ये सब के सब स्वतंत्रता के पूर्व के हैं। तो इन लोगों ने जो पाश्चात्य विचारधारा के विद्वान थे उनके विचारों का खंडन किया कि ये जो बात कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि धर्म और सामाजिक ढांचा का विभेद की जहां तक बात है तो इनका कहना था कि क्या इस प्रकार का धार्मिक विभेद यूरोपीय देशों में नहीं था? जिन लोगों ने उपनिवेश बनाया उनके यहां नहीं था। वो भी कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, एंग्लिकन में बटे हुए थे, और इस ग्राउंड पर जो है उनके यहां भी जो है वो लड़ाइयां हुई आपस में। इसके अलावा उनके यहां भी सामाजिक विभाजन था। ऐसी बात नहीं थी कि सामाजिक विभाजन नहीं था। तो जब ये किसी देश के अल्प विकसित होने का कारण बनता है तो फिर वो अल्प विकसित क्यों नहीं रहे? इसका अर्थ ये हुआ कि धार्मिक विभेद या सामाजिक विभेद का ढिंढोरा अपने शोषण को छुपाने के लिए पीटा गया।
वास्तव में इस प्रकार से विभाजन उस समय भी थे और आज भी है। ऐसा नहीं है कि आज जो विकसित देश है वहां सामाजिक विभाजन या धार्मिक विभाजन नहीं है। तो इसलिए जो नोल्स का विचार था उसका खंडन कर दिया गया। जहां तक अत्यधिक जनसंख्या, जिसको वेरे एंस्टे और डार्लिंग ने कहा है, तो सबसे सटीक एग्जाम्पल चीन है। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या चीन की है, लेकिन चीन आज वर्तमान समय में एक विकसित देश है। उस समय यह तुलना नहीं की जा सकती थी, आज हम कर रहे हैं। उस समय इन विद्वानों ने जो अत्यधिक जनसंख्या का ढिंढोरा पीटा अंग्रेजों ने या पाश्चात्य विद्वानों ने, उसका जवाब इस ढंग से दिया कि जिस समय के जनसंख्या वृद्धि की बात की जा रही है, उस समय जनसंख्या वृद्धि की दर भारत में न्यून थी, यूरोपीय देशों में अधिक थी, और वो उस बढ़े हुए जनसंख्या के आधार पर ही अपने आप को विकसित बनाया। उन लोगों ने अपने जनसंख्या को कुशल जनसंख्या में कन्वर्ट किया, स्किल्ड पॉपुलेशन बनाया। वो काम ब्रिटिश शासन ने भारत में नहीं किया, भारत के लोगों को कुशल नहीं बनाया। तो इस प्रकार से जो जनसंख्या का ढोल पीटा गया पाश्चात्य दार्शनिकों के द्वारा, उसमें कमी यह है, पहला ये कि भारत की जनसंख्या उस समय वृद्धि दर यूरोपीय जनसंख्या से कम थी। दूसरा ये खंडन किया गया कि यूरोप के देशों में वहां की सरकार ने अपने जनसंख्या को कुशल बनाया। वही सरकार जो भारत को उपनिवेश बनाई हुई थी, भारतीय जनसंख्या को कुशल नहीं बनाया। तो इस प्रकार से जनसंख्या अगर अल्प विकास के लिए कारण था, तो यह कारण अंग्रेजों के द्वारा उत्पन्न था, न कि भारतीयों के द्वारा। क्लियर? उसके बाद है उद्यमी वर्ग का अभाव। तो ये पूरा का पूरा भारतीय विद्वान इसका खंडन इस रूप में करते हैं कि भारत में JRD टाटा के तरह या नौरोजी फरदोंजी की तरह या जमनालाल बजाज के तरह बहुत सारे उद्यमी थे जिन्होंने उद्योग लगाए, लेकिन ब्रिटिश शासन के द्वारा उनके लगाए गए उद्योगों को प्रमोट नहीं किया गया। नीतियां ही इस तरीके से बनाई गई कि यहां कोई भी भारतीयों के द्वारा स्थापित उद्योग सफल नहीं हो सकता था। तो यह कहना कि यहां उद्यमी वर्ग नहीं था, यह पूरी तरीके से गलत है। स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सारे उद्यमी वर्ग थे जो उभर करके सामने आए। अंतिम की कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री के जो विद्वान है वो बोलते हैं कि भारत के संपन्न वर्ग सट्टेबाज थे। तो ऐसी बात नहीं है कि सभी के सभी वर्ग सट्टेबाज थे। और सट्टेबाजी की जहां तक बात है तो विकसित देशों में सट्टेबाजी ज्यादा होती थी। हमारे यहां मनोरंजन के साधन के रूप में कुछ लोग प्रयोग करते होंगे, लेकिन विकसित देशों में व्यवसाय के रूप में सट्टेबाजी होती थी। पैसे से पैसे कमाने का जो तरीका था उसी को सट्टेबाजी कहा जाता था। तो ज्यादा सट्टेबाजी यूरोपीय देशों में होती थी, हमारे देशों में नहीं होती थी। तो यूरोपीय देश तो बहुत ज्यादा विकसित किए, तो सट्टेबाजी का जो आरोप है वो भी पूरी तरीके से गलत है। अब देखिए कि इससे प्रमाणित हो जाता है कि जो अल्प विकसित होने का आरोप पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों ने लगाया वो पूरी तरीके से निराधार है। तो फिर आधार क्या है? तो आधार सिर्फ और सिर्फ एक है कि भारत उपनिवेशवाद का शिकार हो गया था, इसलिए इस देश की अर्थव्यवस्था अल्प विकसित हुई थी। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत जब उपनिवेशवाद का शिकार हो गया था तो उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद को इंग्लिश में कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। इसमें होता क्या है वो देख लीजिए कि उपनिवेशवाद में दो देश होते हैं। कितने देश होते हैं? दो। एक देश को बोलते हैं शासक देश और दूसरे देश को बोलते हैं शासित देश। जो शासक देश होता है वो करता क्या है कि शासित देश के राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली पे पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। और यह स्थापित क्यों करता है? तो अपने देश को लाभ पहुंचाने के लिए, कि यहां की जो अर्थव्यवस्था है
उसका पूरा लाभ किसको मिले? जो देश उपनिवेश बनाया है उस देश को। अब इसकी परिणति क्या होती है कि जिसको उपनिवेश बनाया यानी जो शासित है उसका घोर शोषण होगा। जब घोर शोषण होगा तो वहां निर्धनता बढ़ेगी, और जब निर्धनता बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से अल्प विकास का एक दुष्चक्र इन देशों में पाया जाता है जो देश उपनिवेशवाद के शिकार होते हैं। अब देखिए साहब कि उस पीरियड में जो उपनिवेशवाद के शिकार हुए उसमें अंतर है। वो कैसे? थोड़ा सा यहां पर देखिए, एक और अमेरिका था, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया था, और न्यूजीलैंड था। और दूसरी ओर कौन था? तो एशिया के देश थे, एशियाई देश थे, और अफ्रीकी देश थे। अब देखिए, आपको यहां समझना यह है कि जो हमने बोर्ड पर लिखा दो अलग अलग खेमा बना करके, ये सभी के सभी उपनिवेशवाद के शिकार हुए, और ये सभी के सभी को उपनिवेश बनाने वाले कौन थे? तो यूरोपीय देश थे, ठीक है। यूरोपीय देश में जो नाम आएगा किसका? तो शुरू में स्पेन का आएगा, फिर पुर्तगाल का आएगा, उसके बाद ब्रिटेन उभर कर सामने आया, फ्रांस उभर करके सामने आया, फिर जर्मनी और इटली भी उभर करके सामने आया। ये सारे के सारे देश उपनिवेशवादी देश थे, कॉलोनियल कंट्री थे, और इन्हीं देशों ने ये जो नाम लिखा, इनको अपना गुलाम बनाया, यानी अपना उपनिवेश यहां स्थापित किया। लेकिन हम दो तरफ लिख करके ये साबित करना चाहते हैं कि इनके साथ, इन तीनों देशों के साथ अलग नीति अपनाई गई, और जो नीति अपनाई गई वो सकारात्मक थी, और एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ जो औपनिवेशिक नीति अपनाई गई वो नकारात्मक थी। अब कैसे, वो समझना होगा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जब ये यूरोपीय देश पहुंचे इनको अपना गुलाम बनाने के लिए, तो यहां के जो मूल निवासी थे उनको विस्थापित कर दिया, और अपने देश के ही नागरिक यहां बहाल किए। यानी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में बाकायदे तौर पे यूरोपीय देश के नागरिक बसाए जाने लगे, और जो मूलवासी थे उनको विस्थापित कर दिया गया। तो इन देशों में जो उपनिवेश की प्रकृति थी वो अपने लोगों पर शासन करने की थी, वहां के स्थानीय लोगों पर शासन करना नहीं था। इसलिए वहां उतना शोषणात्मक रूप उभर करके सामने नहीं आया, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। और जब यहां रेसिस्टेंस हुआ, विरोध हुआ अपने मातृ देश के शासन का, तो फौरन इनको आजाद कर दिया गया। तो असल उपनिवेशवाद का शिकार जो होता है वो एशियाई और अफ्रीकी देश, क्योंकि इन एशियाई और अफ्रीकी देश में विस्थापन नहीं हुआ। यहां क्या हुआ था? विस्थापन हुआ था। किसका? मूल निवासियों का। और यहां विस्थापन नहीं हुआ, यहां जो मूल निवासी थे रहे और उन्हीं पर शासन किया गया। तो इसलिए यहां उपनिवेशवाद का सबसे घृणित और घोर रूप उभर करके सामने आता है। तो कहने का अर्थ यह है कि यूरोपीय उपनिवेशवाद का पूरा विश्व शिकार हुआ, लेकिन जहां अंग्रेज जनसंख्या या यूरोपीय जनसंख्या प्रभावशाली रूप से अब स्थापित हो गई, वहां उस तरह का शोषण नहीं किया गया कि उनका स्वरूप अल्प विकसित हो जाए। लेकिन जहां एशिया और अफ्रीकी देशों में उपनिवेशवाद का एक डरावना शक्ल उभर करके सामने आया,
जिसमें वहां के मूल निवासियों का इतना घोर शोषण किया गया कि वो पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो अल्प विकसित हो गई। अब ये कैसे कहते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, रजनी पामदत्त, ये सब वो अर्थशास्त्री या इतिहासकार कह लीजिए हैं कि जिन्होंने अंग्रेजों के आगमन से पूर्व के भारत का विवरण दिया है और उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा है, उसमें कुछ ब्रिटिश लेखक भी जिनका ये मानना है कि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे सर्वोच्च अर्थव्यवस्था थी। सर्वोच्च थी तभी तो उसकी लालसा में विदेशी शक्तियां आई कि यहां पैसा ज्यादा है। और अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत का देश सोने का चिड़िया कहलाता था, क्योंकि विश्व का भुगतान संतुलन व्यापार का भारत के पक्ष में था और विश्व में का अधिकांश सोना इस व्यापार के माध्यम से भारत में चला आता था। इसलिए भारत में सोने का उत्खनन तो नहीं होता था, लेकिन इसके बावजूद भी विश्व का सबसे अधिक सोना हमारे देश में था। और इस परिस्थिति में जब अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ तो शोषण का एक ऐसा क्रम चल पड़ा जिसके कारण जो है सोने की चिड़िया जो है वो एक कंकाल तंत्र में विकसित हो गई, एक पत्थर के मूरत में विकसित हो गई, एक पथरीला जो है वो क्षेत्र में परिवर्तित हो गई। तो ये राज है ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के स्वरूप का कि वो अल्प विकसित क्यों रहा। अब छात्रों हम अपना सफर आगे बढ़ाते हैं कि जो उपनिवेशी शक्तियां थी, उस औपनिवेशिक शक्तियां ने सिर्फ भारत के परिवेश में ये बात नहीं लागू हो रहा है, वैश्विक स्तर पे औपनिवेशिक शक्तियां ने अपने उपनिवेश का किस रूप में प्रयोग किया, उसका हम लोग ने हेडिंग बनाया है कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, वो काम क्या करती थी। तो कोई भी यूरोपीय देश है जो उपनिवेश बनाता था, उसकी 4 विशेषताएं थी या गुलाम बनाने के पीछे 4 उद्देश्य थे उसके। वो इन 4 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अफ्रीका, एशियाई या ऑस्ट्रेलियाई या न्यूजीलैंड या अमेरिकी महादेश के देशों को गुलाम बनाया। अब वो 4 चीज क्या थी? उसमें पहला था कच्चे माल एवं खाद्यान्न का स्रोत के रूप में, सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फूड। जो यूरोपीय अर्थव्यवस्था थी वो जिस समय उसने गुलाम बनाया उस समय विकसित हो रही अर्थव्यवस्था थी। विकसित हो रही अर्थव्यवस्था का मतलब क्या? कि वहां औद्योगिक क्रांति का प्रस्फुटन हो चुका था और उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए थे उसे, क्योंकि उसके देश में जितना मात्रा में उद्योग का उत्पादन करना होता था उतना मात्रा में कच्चे माल प्राप्त नहीं होते थे। तो कच्चे माल की प्राप्ति के लिए उन लोगों ने उपनिवेशों को चुना कि वहां से कच्चा माल प्राप्त करके अपने देश में उसको बनाएंगे और तब हमारे यहां औद्योगिक विकास होगा। दूसरी बात कि उस समय यूरोपीय देशों में जनसंख्या में अधिक वृद्धि हो रही थी। बढ़े हुए जनसंख्या को खाद्यान्न चाहिए, खाने का चाहिए। वहां के जमीन में उस बढ़े हुए जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध करने की सलाहियत नहीं थी, इसलिए उन्हें खाद्यान्न की भी जरूरत थी। तो इन दोनों की प्राप्ति के लिए, यानी कच्चे माल और खाद्यान्न की प्राप्ति के लिए, उन लोगों ने अफ्रीका और एशिया के देशों को गुलाम बनाना शुरू किया। क्लियर? दूसरा कि औद्योगिक वस्तु के बाजार हेतु अब जितने बड़े पैमाने पे वो उत्पादन कर रहे थे तो सबकी खपत तो उनको अपने देश में नहीं हो जाती, तो बिक्री के लिए बाजार चाहिए था। तो अगर उपनिवेश उसके पास रहेंगे तो उन सामानों को ला करके उपनिवेश में बेचते, तभी वहां औद्योगिक क्रांति ग्रेजुअली धीरे धीरे और विकसित करता जाता, और यही हुआ। तीसरा कि विदेशी पूंजी का निवेश। अब देखिए, जब औद्योगिक क्रांति हुआ वहां, तो जाहिर सी बात है कि वहां के उद्योगपतियों के पास
अधिक लाभ कमाएंगे तो उनके पास पूंजी बन जाएगी। तो वहां के उद्योगपति अब पूंजीपति बन गए। अब देखिए कि पूंजीपति जब बन गए तो उनका उद्देश्य ये हुआ कि हम इस पूंजी के माध्यम से जो है और लाभ कमाएं, यानी पैसे से पैसा कमाएं। तो उपनिवेशों में क्या किया, उद्योग लगा करके पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, बल्कि जिससे कच्चे माल प्राप्त हो रहे थे उनमें पैसा लगाया। खासतौर से बागान क्षेत्र में, जैसे चाय के बागान में, रबड़ के बागान में, जूट उद्योग में, इन सबों में लगाया पैसा। और क्यों? क्योंकि ये जितने नाम हमने गिनवाए उसमें श्रम की, लेबर की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। तो उपनिवेश से उनको सस्ता मजदूर भी मिल जाता था। तो इस तरीके से धन का निवेश करके वो उपनिवेश का और अधिक शोषण करने में सफल रहे। जबकि यहां पर अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि किसी भी देश का अगर विकास करना है तो विदेशी धन से उसका विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि विदेशी धन जहां निवेश होगा तो लाभ फिर उसी देश में चल जाएगा जिस देश ने निवेश किया है। इसलिए किसी देश को विकसित बनना है अगर, तो अपने संसाधनों से विकसित बन सकता है, दूसरे संसाधनों से नहीं। चौथा उनका उद्देश्य था कि ये सब के माध्यम से एक्सप्लॉयटेशन करना, शोषण करना, और शोषण से जो धन प्राप्त हो उसका पलायन कर जाना, यानी वो धन उपनिवेश में नहीं रहेगा। तो आप देख लीजिए कि इन विशेषताओं के रहते हुए या ये मकसद रहते हुए कोई उपनिवेश विकसित बन सकता था, जो भारत भी नहीं बना, क्योंकि जिसने गुलाम बनाया उसका उद्देश्य था शोषण करना। क्लियर? अब अगला बिंदु है कि अंग्रेजों ने भारत का शोषण कैसे किया। ठीक है, आखिर कौन सी पद्धति अपनाई जिसके वजह से भारत का शोषण हुआ। तो ये जो सेक्शंस हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये हिस्ट्री के टॉपिक में भी हम पढ़ा चुके हैं, या नहीं पढ़ाए हैं तो आगे इसका समय आएगा पढ़ाएंगे हम आपको। तो 3 स्टेज था उसका। अंग्रेज सबसे पहले आए तो व्यापारिक पूंजी के माध्यम से शोषण किया। अब देखिए, व्यापारिक पूंजी अगर शब्द हम कहते हैं, अगर इसको एलोबरेट करना चाहें आप, तो इसके 2 चरण हमें दिखाई पड़ते हैं। कितने? 2। इसका 2 फेज है। ठीक है, एक फेज जो इसका है, इस चरण का, वो 1608 में ये लोग आया सबसे पहले। तो एक फेज 1608 से लेकर 1757 तक था, और दूसरा फेज जो था 1757 से लेकर करके 1947 तक था। ठीक है, तो इस फेज में जो ये लगभग 150 वर्षों का फेज है, इसमें भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में रहा। यानी बैलेंस ऑफ जो पेमेंट में था वो क्या था, भारत के पक्ष में था। इसको थोड़ा समझने की बात है, क्योंकि इस चरण में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पूरा का पूरा एक व्यापारिक कंपनी थी। उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना था, और इस व्यापार के लिए वो अपने देश से सोने लाती थी, बुलियन लाती थी, जिसको सोने के टुकड़ों को क्या बोलते थे, बुलियन, और उससे सामान खरीदती थी और फिर जो है बाहर में जाकर लाभ कमाती थी। तो ये एक सही व्यापारिक सौदा था जिससे भारत को लाभ होता था। लेकिन 1757 के बाद जो है, वो जब राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो गया, तब भुगतान संतुलन भारत के विपरीत हो गया। तो ये जो व्यापारिक पूंजी की बात हो रही है वो इसी चरण में हो रही है, और इसी चरण में 3 प्रकार का घटना घटेगा। ये पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला। मतलब व्यापारिक पूंजी और शोषण, औद्योगिक पूंजी और शोषण, और महाजनी पूंजी और शोषण। अब कैसे, वो देखिए। तो ये जो पीरियड था 1757 से लेकर करके 1813 तक,
ये पूरा पूरा व्यापारिक पूंजी का काल था। व्यापारिक पूंजी का अर्थ क्या हुआ कि आरंभ में इस पीरियड में ब्रिटिशर्स लोग कुछ पैसा लेकर के आए और यहां से माल खरीद करके ले गए तो लाभ हुआ उनको। लेकिन अब तो राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो गया था बंगाल में, कर्नाटक में, ये सब में। तो यहां से जो धन प्राप्त हुआ इन क्षेत्रों से, कैसे? तो भू राजस्व के रूप में। जिन नवाबों को पराजित किया उन नवाबों से हर्जाना लिया उसके रूप में, पारितोषिक लिया उसके रूप में। तो ये सब जो धन था वो भारत से ही प्राप्त किया और फिर उसी धन को भारत में वस्तु खरीदने में व्यय किया और इसको पूंजी निवेश का नाम दिया। तो ये तो दोहरा शोषण था। धन ब्रिटेन से अब नहीं आने लगा, धन भारत ही का रहा। भारत में धन कहां से लिया? तो भू राजस्व से लिया। कहां से लिया? तो राजाओं से हर्जाने के रूप में वसूल किया। कहां से लिया? तो राजाओं से पारितोषिक के रूप में, यानी नजराने के रूप में वसूल किया। तो भू राजस्व, हर्जाना और नजराना के रूप में जो धनराशि अंग्रेजों को मिली, अब उसी धनराशि से ये लोग व्यापार करने लगे। यानी सर भी मेरा और जूता भी मेरा, और उसकी चोट किस पर पड़ रही है? तो हम ही पर। शरीर भी मेरा, हथियार भी मेरा, मार खाने वाला बदन भी मेरा। व्यापारिक पूंजीवाद का ये चरित्र था। तो शोषण यहां से शुरू हुआ। अब ये शोषण कंटिन्यूअस, हमने डेट दिया है 13, लेकिन 13 के बाद बंद नहीं हुआ। ये शोषण का जो रूप था वो चलता रहा। बात समझ में आई? अब 13 के बाद, यानी 1813 से लेकर करके 1857 तक मान लीजिए, एक शोषण का दूसरा रूप उभर के सामने आया। और यह रूप कौन था? तो औद्योगिक पूंजी का। ब्रिटेन में 1750 से ही उद्योग का विकास होना शुरू हो गया था, यानी औद्योगिक क्रांति होनी शुरू हो गई थी। बात समझ में आई? अब वहां माल इतना भर गया था कि वहां के उद्यमियों या पूंजीपतियों का यह दबाव था कि जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार है भारत में, कि सिर्फ कंपनी ही व्यापार करेगी, उसको खोला जाए, हमें भी व्यापार करने का मौका दिया जाए। तो क्या हुआ परिणति कि 1813 के अधिनियम में, एक्ट में, कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटिश प्रजाजनों को भी भारत से व्यापार करने का अधिकार मिल गया। उसका परिणाम क्या हुआ? तो ब्रिटेन के उद्यमी और व्यापारी या पूंजीपति अब भारत में सामान बेचने लगे। और जब भारत में सामान बेचने लगे तो उसका प्रभाव भारतीय उद्योग पर पड़ा कि जो भारतीय उद्योग था वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया और भारत ब्रिटिश मालों से पट गया। तो उसके बाद शोषण का एक औद्योगिक चक्र शुरू हुआ। अब देखिए, 57 के बाद ये खत्म नहीं हुआ। 57 के बाद शोषण का ये दोनों चक्र चलता रहा। अब तीसरा चक्र 1857 से 1947 तक जो उभर करके सामने आया, 1947 तक, वो महाजनी पूंजी का था। महाजनी पूंजी का, फाइनेंशियल कैपिटल का अर्थ क्या हुआ कि अब ब्रिटेन के लोगों के पास इतनी पूंजी हो गई कि वहां के लोग पूंजीपति कहलाने लगे। अब उस पूंजी का इन्वेस्ट करने का स्थान ही नहीं रहा ब्रिटेन में। ब्रिटेन धन के मामले में सैचुरेटेड हो गया। तो लालच तो भरा हुआ था, तो अब उस धन से धन कैसे कमाएं? तो भारत में रेलवे में लगाया उस धन को, गारंटी मिली 5% लाभांश की। बैंकिंग सेक्टर में लगाया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में 2% ब्याज की दर थी, भारत में उस समय 18% ब्याज की दर थी। तो अगर यहां के लोग बैंक से लोन लेंगे तो 18% ब्याज देंगे वो। इसके अलावा बागान में पैसा लगाया, जैसे चाय बागान में, कॉफी बागान में, रबड़ बागान में, जूट के क्षेत्र में, और इन सब में सस्ते मजदूर उसको मिल जाते थे और अधिक लाभ होता था। तो इस तरीके से छात्रों, ये 3 ऐसे स्रोत थे जिन स्रोतों से अंग्रेजों ने हम लोगों का शोषण किया।
तो आज के क्लास में, भूमिकीय क्लास में हम इतना ही बात बताना चाहते थे। कल के क्लास में हम जो आएंगे आपके पास, वो ये लेकर के आएंगे कि ब्रिटिश शासन काल के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, अर्थात कृषि के क्षेत्र में क्या पड़ा, उद्योग के क्षेत्र में क्या पड़ा, पर कैपिटा इनकम के क्षेत्र में क्या पड़ा, एजुकेशन में क्या पड़ा। तो ये सब प्रभाव हम लोग पढ़ेंगे। तब तीसरे क्लास में हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद इन प्रभावों से हम कहां तक मुक्त हो पाए। जब ये तीन बातें खत्म हो जाएंगी छात्रों, तब हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के टर्मिनोलॉजी पर आएंगे, शब्दावली पे आएंगे, और उस शब्दावली में बहुत सारे सैद्धांतिक बातों का अध्ययन होगा। क्लियर? तो तब तक के लिए हमें अनुमति दे। धन्यवाद।